हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है लॉ से रिलेटेड। अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में पढ़ रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या कोई और एलएलबी कर रहे हैं या ऐसा कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपका ये टॉपिक कवर हो रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका कम से कम 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन कवर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज हम डिस्कस करने वाले हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगे हमारी, तो वीडियो के एंड में जा करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और सीधा सीधा आपसे ये पूछ लिया गया है कि टेल अस समथिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो वहाँ पे आपको 100% सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में 2 लाइन्स ज़रूर लिखनी है, उसका मीनिंग ज़रूर लिखना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आपका मतलब क्या है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है वो। तो उसके बाद ही आप उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके बारे में जो भी पूछा गया होगा उसके बारे में अपना जो है एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी पीपीटी में यही लिखा है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता क्या है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज एन इंस्ट्रूमेंट which is freely transferable from one person to another by mere delivery और by endorsement and delivery। देखिए आज के टाइम में क्या हो गया है, बिजनेस करना बहुत एक बड़े लेवल की चीज़ हो गई है। आज के टाइम में आप जब भी बिजनेस करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैश में ही लेन देन कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर आज सामान लेना है तो मैं कैश दूँ और आपको अगर सामान बेचना है तो आप कैश लो और तभी सामान बेचो। आज के टाइम में लोगों का भरोसा जो है वो सिर्फ कैश के ऊपर बेस पे बिजनेस नहीं हो रहा। उसके जगह कुछ चीज़ें हो गई हैं कि चल तेरे पास कैश नहीं है, इट्स ओके, बट तू मुझे उसकी जगह एक इंस्ट्रूमेंट लिख के दे दे कि तूने मेरे को इतना पेमेंट करना है और ये पेमेंट तू मुझे इस पर्टिकुलर डेट पे या इस पर्टिकुलर टाइम पे करेगा, ताकि मेरे पास भी एक एविडेंस हो जाए। कल को अगर तू मुकरता है तो मैं उस एविडेंस को ले जा करके तेरे अगेंस्ट केस कर सकूँ और अपना पैसा रिकवर कर सकूँ। तो उसके लिए भी जो है ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट निकल के आए मार्केट में जो कि एक सिंपल वे ऑफ बिजनेस में ज़रूरी थे। तो वो इंस्ट्रूमेंट थे चेक, दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट था बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा आपका इंस्ट्रूमेंट था प्रॉमिसरी नोट। ये तीनों ऐसे आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक अगर आपके पास कैश नहीं है तो उसकी जगह यूज़ किए जाते हैं ताकि आपका बिजनेस चलता रहे और एक एविडेंस भी रहे सामने वाली पार्टी के पास। तो यहाँ पे जो बिल्कुल आपकी बुक के लैंग्वेज में लिखा गया है वो लिखा गया है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट द डिलीवरी। बाय मेयर डिलीवरी यानी कि सिर्फ आपको उसको डिलीवर करना है, उसके हाथ में वो जो है नोट देना है, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, या फिर उस पर उसका नाम लिख देना है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये होता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहला, इट इज़ नेसेसरी इन राइटिंग, यानी लिख के दीजिए। अगर आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखित में नहीं है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना ही नहीं जा सकता। क्या आपको अगर किसी को पेमेंट करनी है तो आप ये कह देते हो जा मैंने तेरे नाम पे चेक इशू कर दिया? नहीं, सामने वाली पार्टी कहेगी ना भाई चेक इशू किया है तो मुझे चेक तो दे, क्योंकि ये जो चेक का सबसे बेसिक चीज़ है जो हम सब ने अपनी लाइफ में देखी है, अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है या फिर हमने कहीं ना कहीं देखा है कि चेक इशू होता है, उस पर उसका नाम लिखा जाता है। अब आप बैंक में जाते हो और उसको दिखाते हो कि ये चेक मेरे नाम पे इशू हुआ है तो आप मुझे पेमेंट करो। ऐसा नहीं है ना कि आप बैंक में जाते हो और बोलते हो कि इस पर्टिकुलर पार्टी ने जिसका अकाउंट आपके बैंक में है इसने मेरे नाम पे क्या है चेक दिया है और आप उसका पेमेंट कर दो। उससे मांगा जाएगा कि भाई लिखित में कहाँ है, चेक इन रिटन होना चाहिए। तो जितने भी ये आपके नोट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या ये आपका चेक है, यानी कि जिसको हम इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहे हैं, ये आपके लिखित में होने चाहिए, तभी इसको मान्यता दी जाती है। तो ये लिखित में होने चाहिए। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, इफ इट इज़ नॉट रिटन इट इज़ नॉट वैलिड। अगर लिखित में है ही नहीं तो
वो वैलिड ही नहीं है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना ही नहीं जाएगा। द सेकेंड वन इज शुड बी साइन। अब देखो मैंने क्या किया, मेरे पापा की चेक बुक ली, ठीक है, आपने देखी हो ना पुरानी मूवीज, ये लो चेक लेके जाओ और अपनी मुंह मांगी कीमत लिख लो और निकल जाओ मेरे बेटे की ज़िंदगी से। सो दैट वाज द सिस्टम जहाँ पे वो क्या करते थे, साइन करके देते थे, क्योंकि उनको भी पता था बिना साइन के नहीं चलेगा। अगर साइन के बिना चल जाता तो ये सीधा सीधा आता और मेरी पासबुक लेकर चला जाता, मेरे बेटे को नहीं फंसाता या वो चीज़ें नहीं करता, ठीक है। तो ये सब क्या है कि आपको साइन करना होगा, तभी आपका जो है इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना जाएगा। कैसे मान लिया जाए, मेरी पासबुक में से किसी ने क्या किया, एक चेक निकाल लिया, अपने नाम पे भर लिया, अमाउंट भर लिया, बैंक के पास चला गया कि मुझे ये पेमेंट दो। सामने बैंक बोलेगा कि भाई साहब सुनिए, जिसने ये आपको जो आप कह रहे हो कि ये आपको चेक दिया गया है, इस पे उस व्यक्ति के साइन होने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि उसने ये एक्चुअली में आपको दिया है। ऐसे तो कोई भी कर सकता है, मैं भी अपने पापा के पासबुक से निकाल के लेके जा सकती हूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो साइन जब तक नहीं करेंगे तब तक मेरे नाम पे पेमेंट नहीं होगी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में साइन करना ज़रूरी है, जो भी व्यक्ति उस पेमेंट को जो है दे रहा है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है शुड बी साइंड। इफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट साइंड बाय द मेकर देन इट इज नॉट वैलिड इंस्ट्रूमेंट। थर्ड वन इज, देखो यहाँ पे हमने हेरा फेरी के कुछ आपको सीन्स दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा जल्दी रिमाइंड हो। वो कहते हैं ना, तू साइन कर रहे हैं ना बाबा, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी एक पर्सन के पास आया गांजा, उसने दूसरे को दिया, जैसे हेरा फेरी में। तो एक पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट आया, वो दूसरे पर्सन को उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको दूसरे पर्सन को वो जो है वो दे सकता है, आगे उसकी डिलीवरी कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र जो है वो फ्री है, उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे को ही लिख के दिया तो तू आगे नहीं देगा। मैंने सेल्फ का चेक काट के सामने वाली पार्टी को दिया, तो अब वो किसी और पार्टी को दे दे तो वो भी उसका पेमेंट जा करके निकलवा सकता है। तो ये क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, किसी को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन द्वारा। So the property यानी ownership in a negotiable instrument is transferred by mere delivery if the instrument is payable if to bearer, by delivery and endorsement if payable to order। अब यहाँ पे क्या है, डिलीवरी कर दी आपने, वो चाहे किसी के पास भी अब गया हो, जैसे ही वो व्यक्ति, जैसे मैंने किसी को चेक दिया था सेल्फ का काट करके, उसने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, उस थर्ड पार्टी ने किसी चौथी पार्टी को दे दिया। अब वो जो लास्ट वाली पार्टी है वो कभी भी जा करके उसकी डिमांड कर सकती है, बैंक के पास जा करके उसका पैसा ले सकती है। तो ये फ्रीली ट्रांसफ़र है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा इसको आसानी से जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और जब भी वो पर्सन के पास जाएगा पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज, जैसे यहाँ पे देख रहे हो डिलीवरी हो गई, हाँ कड़क है, चलो किसी को भी हुई हो डिलीवरी हो रही है। नेक्स्ट वन इज बोनाफाइड ट्रांसफरी, यानी ये सच बोलता है। यानी यहाँ पे आपका जो फोर्थ पॉइंट है बोनाफाइड ट्रांसफरी, यानी जिस व्यक्ति ने वो चेक रिसीव किया है वो पूरा विश्वास कर रहा है कि सामने वाली पार्टी ने कोई चुरा के कहीं से मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया है, उसका इस पे हक था, ये उसका मालिक था या इसकी उस पर ऑनरशिप थी, तभी इसने मेरे को ये ट्रांसफ़र किया है। तो मुझे अगर किसी ने चेक दिया, मुझे अगर किसी मेरे फ्रेंड ने चेक दिया, हालांकि मुझे पता है वो कितना भी कमीना क्यों ना हो, पर अगर मुझे पता है कि मुझे उस पर ट्रस्ट है कि नहीं, इस व्यक्ति ने जो मुझे चेक दिया है वो इसकी खुद का चेक है या इस व्यक्ति का उस पर हक था, इसलिए इसने मेरे को ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ही होता है वो पूरे जो है विश्वास से, वो पूरा विश्वास करता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो उसको कहा जाता है बोनाफाइड ट्रांसफरी। उसके दिमाग में कुछ वो नहीं होता कि कोई डाउट नहीं होता, विदाउट एनी डाउट वो उसको रिसीव कर रहा है। So, a bona fide transferee of a negotiable instrument of value without notice of any defect acquired the instrument free of any defect। वो सोचता है इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। For example, he acquires a better title than of the transferor is respective of the transferor's life being detective। चाहे उसने चुरा करके दिया, चाहे मेरा फ्रेंड कमीना था, मुझे पता था और उसने सच्ची में चुरा करके दिया है, पर वो वहाँ पे क्या हो जाऊँगी, मैंने अगर उस पर विश्वास करके वो चेक ले लिया तो इसका मतलब है कि मेरा जो राइट है, मेरा उस चेक पे जो राइट है अब मेरे उस फ्रेंड से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि मुझे लगता है ये सही बोल रहा है, ये इस पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है विश्वास की बोनाफाइड ट्रांसफ़र में। नेक्स्ट वन इज अनकंडीशनल ऑर्डर और प्रॉमिस टू पे, यानी अनकंडीशनल ऑर्डर और प्रॉमिस टू पे। 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन बोले ना तो 21 दिन ही होंगे। एक्चुअली में ये चिट फंड नहीं निकलेगा, मतलब एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही गलत होंगे। वहाँ पे एक सर्टेन टाइम बताया जाएगा कि इस टाइम पीरियड पे हम आपको पेमेंट कर देंगे। ये नहीं बोला जाएगा कि जिस दिन बारिश होगी मैं उस दिन तेरे को 10,000 रुपये दूंगी। ये नहीं बोला जाएगा कि जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के जाएगी उस दिन मैं तेरे को 20,000 रुपये दूंगी। नहीं, ये बोला जा सकता है कि मैं आपको
3 मार्च 2021 को इतना पेमेंट करूँगा, मैं आपको 25 मार्च 2021 को इतना पेमेंट करूँगा, जहाँ पे डेट और टाइम डेट और अमाउंट दोनों जो है प्रिस्क्राइब्ड हो, अनकंडीशनल हो। अनकंडीशनल यानी कि जिसके साथ कोई कंडीशन ना जुड़ी हो। जहाँ पे कोई कंडीशन जुड़ जाती है उसको बोला जाता है कंडीशनल, कि ये कंडीशन पूरी होगी तब जाके हम ऐसा कुछ करेंगे। जब मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के भाग जाएगी, मैं बिल्कुल मुक्त हो जाऊँगा, तब मैं तेरे को पेमेंट करूँगा, क्योंकि अभी सारा उसके मेकअप में जा रहा है, अभी सारा प्रॉमिस और उस सब में जा रहा है। नहीं, बल्कि ये बोला जाएगा कि मैं तेरे को 14-15 तारीख या जो भी तारीख उसने डिसाइड किया हो उस तारीख पे इतना पेमेंट कर दूंगा। तो ये होता है अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। और जब आप प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक लिखते हो तो वो अनकंडीशनल होता है, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती। कभी अगर आपने चेक नहीं देखा या देखा हो तो आप उसको देखिएगा दोबारा एक बार, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखिएगा। उस पर क्या लिखा होता है, ऊपर डेट लिखी होती है राइट हैंड साइड को कि किस डेट पे आप ये चेक इशू कर रहे हो, और नीचे अमाउंट लिखा होता है। उसके साथ आप ये नहीं लिखते कि ये लड़का अगर ब्लैक शर्ट पहन के आएगा तभी इसको 10,000 रुपये देना, नहीं। डेट लिखी होती है 25 तारीख का है, 25 फरवरी 2021, 22 या जो भी होगा, ठीक है, और 10,000 रुपीज़। वो अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, अमाउंट लिखा है, डेट लिखी है, ख़त्म बात। अगर कुछ और वहाँ पे लिख जाता फालतू की चीज़ है तो वो कंडीशन की तरह पे, तो वो कंडीशनल बन जाती और वो फिर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। चलिए, उसके बाद आपका 6 पॉइंट है सर्टन अमाउंट। सर्टन अमाउंट का मतलब है कि जो अमाउंट है वो सर्टन होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बोला जाए कि जितना तेरा वेट होगा उस डेट पे, यानी कि 25 फरवरी 25 मार्च 2021 को जितना तेरा वेट होगा उतना ही मैं तेरे को पेमेंट करूँगा, नहीं, ये कंडीशन नहीं होगी। सर्टन अमाउंट होगा, पहले से ही वो अमाउंट तय होगा। ये नहीं बोला जाएगा 2% ऑफ समथिंग सम अमाउंट, 3% ऑफ सम अमाउंट, ये नहीं कहा जाएगा। डायरेक्ट एक एग्जैक्ट अमाउंट होगी कि 10,000 रुपये मैं तेरे को दूंगा, प्लस उसके साथ जो अगर कुछ इंटरेस्ट का उनका सिचुएशन होगा या उनका कुछ एग्रीमेंट होगा तो वो उसके बेस पे होगा, लेकिन अमाउंट सर्टन होगा, पहले से ही डिसाइड किया गया होगा। सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ साइन डॉक्यूमेंट दैट प्रॉमिस अ सम ऑफ पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन or to the assigned. In other words, it is a formalized type of IOU, a transferable signed document that promise to pay the bearer a sum of money of a future date or on demand। यानी कि पहले से जब भी आप डिमांड करोगे फ्यूचर डेट में तो उसको उतना एग्जैक्ट अमाउंट दिया जाएगा। जैसे इसमें इसने बोल दिया था ना 150 रुपये देगा, ये बोल रहा था सर्टेन अमाउंट देगा, ये ऊपर नीचे नहीं कर रहा था। जैसे हमारे घर में होता है ना, हम जाते हैं कुछ नया कुछ लेने या कुछ हम मम्मा के साथ जाते हैं तो आपने देखा होगा शॉपकीपर बोलता है 5,000, मम्मा लेके आ जाती है उसको 500 तक का, तो वो क्या है, वो सर्टेन अमाउंट नहीं है। उसने ये नहीं बोला कि 5,000 में ही देंगे तो देंगे, नहीं, वो क्या हो रहा है, अमाउंट कम ज़्यादा हो रहा है। अगर वो ये कह देता है एक दाम की दुकान 500 रुपये में लेना है तो ले जाओ, नहीं तो मत आओ, तो वो क्या है, सर्टेन अमाउंट है। वो अमाउंट एग्जैक्ट पहले से डिसाइड है, उससे ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी आपका जो अमाउंट है वो फिक्स्ड होता है, सर्टेन होता है, पहले से आपको पता होता है। नेक्स्ट वन इज सर्टन पर्सन। सर्टन पर्सन यानी कि देवी प्रसाद जी को ही दिया जाएगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा। इन विच मीन्स कि एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा। जिसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है केवल उस व्यक्ति को ही जो अमाउंट देना है वो दिया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी को वो नहीं दे सकते या किसी और को नहीं पेमेंट करेंगे। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ पीस ऑफ पेपर विच एंटाइटल्स अ पर्सन टू अ सम ऑफ मनी एंड विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम person to person by mere delivery or by endorsement and delivery. The person to whom it is so transferred become entitled to the money, also to the right of further transfer it. अब देखो, जैसे प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज अभी हमने इसमें कवर नहीं किया है, पर आगे जाके जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब प्रॉमिसरी नोट आपको मिलता है या बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मिलता है तो आप उसको किसी और पार्टी की तरफ जो है उसको एंडोर्स कर देते हो, उसकी तरफ बढ़ा देते हो। जैसे मुझे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, मैंने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी थी, मैंने कहा कि चल तू ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले जा, तो अब तू उस पार्टी से सीधा पेमेंट ले लियो, मेरा क्यों झंझट लेना, क्योंकि मैं उससे पेमेंट लूँ फिर तेरे को दूँ तो मेरे लिए इरिटेटिंग हो जाएगा, तो उसी से डायरेक्ट निपट लियो। तो यहाँ पे क्या है, अब मैंने उसके नाम पे कर दिया, उसके नाम पे मैंने इंडोर्स कर दिया, तो अब उसके पास पूरा हक है कि वो जाकर के उससे पेमेंट ले सकता है। तो यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जिस व्यक्ति का नाम, प्रॉमिसरी नोट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके हैं उसमें जिस भी व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा उसी व्यक्ति को पेमेंट की जाएगी। तो ये बोला गया है सर्टन पर्सन के बारे में, सर्टन पर्सन को ही पेमेंट की जाएगी जिसका नाम उसमें जो है मेंशन किया हुआ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज।
आई होप आपको समझ आया हो, पूरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, समझने की मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे आपको अच्छे से बेटर से नोट्स बना करके देने की, ताकि थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाए और आपको सीखने में भी पसंद आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने मेरी वीडियो ये वाली भी देखी है और पुरानी वीडियोस भी देखी है लो की, तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कौन सा वे ज़्यादा बेटर लगा, ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस में मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकूं और बेटर तरीके से आपके लिए और अच्छा प्रेजेंट कर सकूँ टॉपिक्स को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।